नमस्कार फ्रेंड्स, आज के एमसीक्यू सीरीज में स्पेसिफिक टॉपिक एक रहेगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे लगभग सभी एग्जाम्स में कॉमर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। अब कुछ दिन से मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स आए थे कुछ लोगों के कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या सारे याद करने हैं, कैसे करने हैं। तो देखिए, सारे याद करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, और हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई तो ज़रूर करें एक बार पढ़ करके। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो भी कोई बहुत वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ गिने चुने हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दरअसल जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि जो एकेडमिक्स में जब हम पढ़ाते हैं, चाहे हम अकाउंटेंसी 11th में 12th में ग्रेजुएशन पीजी में जो पढ़ाते हैं, तो उनमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं अकाउंटेंसी में जो ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं और जिनमें रिपीटेडली एएस वर्ड का हम यूज करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो जहां पे इनका यूज ज्यादा होता है, दरअसल वो ही पूछे भी जाते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी उन्हीं के पूछे जाने की होती है। आज इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, तो आपको उससे क्लियर आ जाएगा ये सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। तो एक तो जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे, तो 2-3 दफे में वो स्टैंडर्ड याद होने लग जाएंगे। और दूसरा, याद करने का तरीका क्या है, आप जब इनको पहचान जाओगे इस बात को पूछे कैसे जाते हैं। जैसे 11th-12th लेवल पे ही ज्यादातर स्टूडेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ ही लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं या हम लोग जब पढ़ाते हैं, तो बार बार एक चीज बताई जाती है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, तो AS3। ठीक वैसे ही इन्वेंट्री या स्टॉक के बारे में अकाउंटेंसी में बेसिक लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाता है, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड AS। ठीक वैसे ही डेप्रीशिएशन के बारे में पढ़ाया जाता है, तो डेप्रीशिएशन से रिलेटेड AS। ठीक वैसे ही फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड AS। ठीक वैसे ही एमलगमेशन, ये ग्रेजुएशन में अकाउंटेंसी जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे एमलगमेशन एक खास टॉपिक होता है, एकीकरण, एमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन, ये सब। तो यहाँ पे एमलगमेशन से रिलेटेड जो AS है, तो ऐसे कुछ गिने चुने AS हैं जो उन टॉपिक्स के साथ रिलेटेड हैं, जो टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कभी कभी उनके साथ ही कोई दूसरा AS भी पूछ लिया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, आप लोग इनको प्रैक्टिस की तरह करेंगे। टोटल 14 क्वेश्चंस हैं MCQs, और ये PGT एग्जाम्स में आए हुए हैं डिफरेंट जगह के में, और UGC नेट के एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार गो थ्रू कर लेंगे। और सबसे ज्यादा बार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया है वो AS3 है, रिपीटेडली पूछा गया है। तो आप इन पे फोकस करेंगे। ये समझिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपका जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग सही हो ही जाएगा। दूसरा, इसके अलावा किन चीजों पे ध्यान देना है आपको, एक तो ये आप देखेंगे ही। अब जो मेन चीज है, आपको ये जानना है कि इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले बनते थे उनको बोलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS, इंटरनेशनल लेवल पे। आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं उनको बोला जाता है IFRS। तो इससे रिलेटेड एक बेसिक जानकारी ले लेना केवल, और बहुत ज्यादा इसमें रटने की कोई जरूरत होती नहीं है। इन पे कोई खास क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए जाते हैं उनको पहले AS, ट्रेडिशनली हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं AS 1, 2, 3 इस नाम से। और AS को जो बनाने वाली बॉडी है इंडिया में वो है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ASB जो बोर्ड है ये काम करता है अंडर ICAI के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से संरचना है। ASB ट्रेडिशनली AS बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन इंडिया में भी जब इंटरनेशनल लेवल पे हम IAS से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से शिफ्ट करके IFRS पे आ गए,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो इंडिया में भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें लगा कि अपडेट करना चाहिए IFRS के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने नए जो स्टैंडर्ड बनाए हैं वो हैं इंड AS, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS। और ये जो इंड AS हैं ये IFRS कन्वर्ज हैं, यानी कि IFRS के बेस पे हमने बनाए हैं, लेकिन इंडियन नीड के अकॉर्डिंग हमने इनमें कुछ बदलाव या मॉडिफिकेशंस या अपडेशंस किए हैं, भारत के मुताबिक इनको ढाला है। तो इसलिए ये जो इंड AS हैं, ट्रेडिशनली हमारे एग्जाम्स में AS के ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं और अभी जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इंड AS के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें कि टॉपिक ज्यादातर वही रहेंगे जो AS में पूछे जाते थे, वही अपडेट होकर के अब AS, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था तो आप इसका इंड AS चेक कर लेंगे और उसको याद रखेंगे। इसका जैसे इंड AS 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक वैसे ही जितने भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे आपको खाली एक एक्टिविटी जरूर करनी है और उससे वो याद भी हो जाएंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस में जो AS यहाँ पे आप पढ़ेंगे उनके इंड AS आप ढूंढ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और ये नहीं मिले तो इनकी पूरी लिस्ट हमारे जो नोट्स हैं फ्रीली अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल सेक्शन में जाएंगे और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नाम से हैं फॉर PGT कोर्स, वो आपको मिलेंगे, आप उनमें देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी, इंड AS की भी, IFRS की भी। तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है एज पर AS3 कैश फ्लोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, AS3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो क्लासिफाई किया जाता है किन में? तो जिन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा उनको याद होगा, और जिनको नहीं है तो एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट जरा सा शुरुआती इंट्रोडक्शन देख लेंगे। 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। सही जवाब है इसका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ये 4th ऑप्शन सही है। AS3 रिवाइज जो है ये किससे रिलेटेड है? रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। रिवाइज्ड का मतलब है कि पहले AS3 था, उसमें और रिवीजन हुआ, कुछ ICAI ने इशू किया। यह बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब प्रिपरेशन किया जाएगा जिसमें हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाते हैं, तो 3 एक्टिविटीज में बांट कर बनाते हैं इसको, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इज डील्ड विद। अब टैक्सेस ऑन इनकम की जब अकाउंटिंग करते हैं बुक्स में तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको डील करता है? इसका आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। टैक्स से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड है। ये बताता है कि इनकम टैक्स के लिए हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, उसको बुक्स में कहाँ पे दिखाया जाएगा, किस तरह उसको दिखाया जाता है। बाकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं 13, 20, 19, इनको भी जान लेते हैं। 9 और 20 ये भी बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ये कौन कौन से इनको जानते हैं? ये इसमें सही जवाब था। AS22 जो है ये है अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड। दरअसल ये AS22 इस बारे में गाइड करता है कि जो अकाउंटिंग इनकम होती है और जो टैक्सेबल इनकम होती है वो अलग अलग हो सकती है। अकाउंटिंग इनकम होती है जो हम अकाउंट्स तैयार करते हैं उसके मुताबिक, टैक्सेबल इनकम होती है इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक जब हम अपने इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो टैक्सेशन वाले हमसे जो टैक्स मांगते हैं वो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगाते हैं, और हम जो अपने अकाउंटिंग इनकम निकालते हैं हम उस अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करके रखते हैं। तो कभी कभी ये जो टैक्स होते हैं ये डिफर कर जाते हैं। टैक्सेबल इनकम जब हमने निकाली तो उसके हिसाब से हो सकता है हमारा टैक्स बन जाए, मान लो 20,000, एक हल्का सा एग्जांपल लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। मान लो 20,000 रुपीज हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है अगर हम टैक्सेबल इनकम लगाते हैं। टैक्सेबल इनकम मतलब जिसमें इनकम टैक्स के रूल का पालन करते हुए हम अपनी इनकम निकालें, तब उस पर टैक्स लगाया तो लगा 20,000। लेकिन हमने जो अपना अकाउंटिंग के रूल से अपनी प्रॉफिट निकाला, इनकम निकाला, और उस पर जो टैक्स बन रहा मान लीजिए वो बनता है 22,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अकाउंटिंग की बुक कह रही है कि भाई टैक्स हमारे पे 22,000 हो गया है, जबकि टैक्सेशन वाले कह रहे हैं हमारे हिसाब से आपका टैक्स 20,000 बन रहा है।
तो जमा तो हम यही कर देंगे जो टैक्स वाले कह रहे हैं 20,000 रुपये, लेकिन ये 2,000 जो हमारी बुक्स में एक्स्ट्रा बन रहा है इसको हम ये नहीं समझेंगे कि ये बच गया, ये आगे कभी ना कभी एडजस्टमेंट में हमको देना पड़ जाएगा, और इसलिए इस 2,000 को हम इस नाम पे अपनी बुक्स में प्रोवाइड कर देंगे कि ये फ्यूचर में कभी देना पड़ेगा, ये पैसा तो सब टैक्स वालों का है। तो इसको हम अपनी टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं उसको, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मान करके अपने लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर ये उलटा हो जाए, इसका उसका रेसिप्रोकल हो जाए, मान लो टैक्स वालों के हिसाब से 20,000 बन रहा है और हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से मान लो 18,000 ही बनता, तो ये उलट इसका ट्रीटमेंट होता। तो हम कहते हैं कि साहब हमारे जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो तो कह रहा है 18,000 टैक्स बन रहा है, कोई बात नहीं, आप 20 मांग रहे हैं तो हम 20 दे देते हैं, लेकिन 2,000 हम ये सोच लेंगे कि हमने एडवांस दे दिया, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी एडजस्ट जरूर हो जाएगा। तो ये 2,000 हम ये मान लेंगे एडवांस चला गया, और इसको हम डेफर्ड टैक्स एसेट नाम से दिखाते हैं अपनी बुक्स में। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ES 22 की गाइडेंस में हम इसको तैयार करते हैं। नेक्स्ट है ES 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ये रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से, कि अगर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमने किए हुए हैं तो उनको कैसे दिखाया जाएगा। ES 20 ये अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको भी जरूर याद रखना चाहिए। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करना है उसको बुक्स में कैसे दिखाएंगे। ES 9 भी पूछ लिया जाता है अक्सर, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। तो ये कुछ मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। नेक्स्ट ऐसे ही आप देखते जाएंगे, लास्ट तक आपको क्वेश्चंस में इम्पैक्ट पता चल जाएगा। ये अक्रॉस जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो सब मैंने यहाँ पे रखे हैं, जो रिपीटेशन ज्यादा थी तब हटा दिए हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, ES 20 का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो देखिए फिर ये क्वेश्चन रिवाइज पूछ लिया है, ES 20 का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अर्निंग पर शेयर, आपको याद होगा ही, ये इसका ES 20 का है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अच्छा, ES 20 का अब जो इंड AS है, नया जो IFRS कन्वर्ज हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं, इंड AS 33 है वो इस चीज से रिलेटेड। अच्छा, एक कंफ्यूजन हो सकता है किसी के माइंड में ये हो कि ये इंड AS जो बने हैं नए और AS पुराने जो हैं तो क्या वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, इंड AS जिन संस्थाओं पे लागू होंगे, जो कंपनीज हैं लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया में, उन पे इंड AS एप्लीकेबल होंगे, उसका क्राइटेरिया है अलग से। तो जिन संस्थाओं पे इंड AS लागू होंगे उन पे तो इंड AS लागू रहेंगे, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनके लिए इंड AS लागू करना कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी संस्थाएं अभी भी AS का ही पालन करेंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहे हैं। आप ICAI की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उन पे काम हो रहा है, अपडेट भी होते रहते हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे, क्योंकि जो MSME सेक्टर है इंडिया में, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो उनकी अकाउंटिंग को भी बेटर बनाए रखने के लिए, अपडेट रखने के लिए AS भी जारी है और अभी तक जारी रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो इनका कोई इंपोर्टेंस कम नहीं होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं सोचें कि अभी एग्जाम्स में नहीं आया करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14, ES 14 इज रिलेटेड विद। ES 14 किससे रिलेटेड है? तो इसमें से सही जवाब ढूंढे। ES 14 रिलेटेड है एमलगमेशन से। ये जो एमलगमेशन का मतलब होता है जब कुछ संस्थाएं आपस में मिल जाती हैं। एमलगमेशन क्या होता है कि पुराना जो मीनिंग था एमलगमेशन का, उसमें पहले मर्जर को हम देखते थे कि मर्जर क्या होता है। मर्जर का मतलब होता है दो संस्थाओं का मिलना। वहां पे हम कहते थे कि मर्जर दो तरीके का हो सकता है, एमलगमेशन हो सकता है या वो एक्विजिशन हो सकता है। लेकिन आज की डेट में जो ES 14 है वो कहता है कि एमलगमेशन ही वो बात करता है कि एमलगमेशन दो तरीके का हो सकता है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ एक्विजिशन, तो या परचेज उसको कहते हैं। तो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर जब होता है तो इसका मतलब होता है, इसकी अलग से स्पेसिफिक इसके कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन नॉर्मल मीनिंग ये होता है कॉमन, कि जब दो संस्थाएं या तीन संस्थाएं आपस में मिल जाएं, मिलकर के एक नई संस्था बना लें, और जो नई संस्था बने वो इन पुरानी संस्थाओं की एसेट्स को जिस कीमत पे ये इनकी बुक्स में दिख रही थी, मोटे तौर पे मैं एक रूल बता रहा हूँ, हालांकि ये 5 इसकी कंडीशंस हैं, जिस कीमत पे इनके में बुक्स दिख रही थी वो उसी कीमत पे सारे के सारे एसेट और लायबिलिटी नई संस्था में भी दिखें। तो इसको
अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कंडीशन होती है कि जो पुरानी कंपनीज थी उनके शेयर होल्डर ही नई कंपनी में भी शेयर होल्डर रहेंगे। मेजॉरिटी शेयर होल्डर मतलब कम से कम 90% शेयर होल्डर पुरानी कंपनियों के नई कंपनी में भी बने रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन होती है। और जो पुराना बिजनेस होता है वो नई संस्था भी जारी रखती है। जो दूसरा होता है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इस केस में क्या होता है कि एक संस्था दूसरी संस्था को खरीद लेती है और जो संस्था खरीदती है वो इसकी एसेट्स को रिवाइज्ड वैल्यूज पे या लायबिलिटीज को रखती है अपने यहाँ पे बुक्स में, और ऑल टुगेदर इसका बिजनेस समाप्त हो जाता है। और इसके जो शेयर होल्डर हैं इनको नई कंपनी में कोई शेयर होल्डर बनने की जरूरत नहीं रहती है, कोई चाहे तो शेयर ले सकते हैं, अदरवाइज जो कंपनी जो बंद हो जाती है उसके शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिल जाती है। जो बोर्ड होता है खरीदने वाली कंपनी का वो एकदम अलग होता है। तो ये क्लियर एक केस होता है परचेज एक्विजिशन टाइप का। खैर इससे रिलेटेड डिस्कशन अलग से वीडियोस है अमेलगमेशन के, वहां पे आपको मिल जाएगा, कंप्लीट टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के ही इस टॉपिक में, ES 14 से रिलेटेड डिस्कशन। ये इसमें सही जवाब था। बाकी अमेलगमेशन ES 14 में अमेलगमेशन हो सकता है ES 14 के अकॉर्डिंग, ये अकाउंटिंग पर्पज से इसका क्लासिफिकेशन है मर्जर के टाइप का या परचेज के टाइप का। जब मर्जर के टाइप का होता है तो इसमें मेथड जो लगता है अकाउंटिंग में उसको कहते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। और परचेज टाइप का जो अमेलगमेशन होता है उसमें परचेज मेथड अप्लाई होता है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ ES 3। ES 3 की गाइडलाइंस में क्या तैयार होता है? तो फिर से ये ES 3 के ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको अलग घुमाया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसपे अप्लाई होता है ES 3। बहुत ज्यादा डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, अगर इसको पढ़ेंगे तो कंप्लीट अपने आप में एक सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, तो सबको तो पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन एक बार इनके जो नेम्स हैं वो जरूर देख लें सभी के, और जो मेजर है उनकी प्रैक्टिस कर लें तो तैयार हो जाएगी। इसमें C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसमें कैश का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, और बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट के रूप में जो पैसा रखा है कैश एट बैंक, ये दोनों कैश माना जाता है। और कैश इक्विवेलेंट माना जाता है ऐसे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को जो रेडीली कन्वर्टिबल रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कन्वर्ट होने के लिए। नॉन अमाउंट ऑफ कैश, यानी कि हम जो अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही उससे मिल भी जाएगा, और जिसमें बहुत ही नाम मात्र का इनसिग्निफिकेंट रिस्क रहता है उनकी वैल्यू चेंज होने का। तो ऐसे जो इन्वेस्टमेंट है उनको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में दोनों को ही कैश माना जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो से मतलब है कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों का फ्लो, तो इन दोनों को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से कैश माना जाता है, और इन दोनों का अलग अलग मीनिंग भी यहाँ पे ये दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से ES 3 पे ही है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ ES 3। तो ES 3 के ऊपर यही सेम क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आया है हालांकि HTET के एग्जाम में, HTET PGT में। C इसका सही जवाब है। ES 3 रिवाइज्ड, ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है, ICAI ने जारी किया है। 3 तरह की एक्टिविटीज में कैश फ्लो को बांट के दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें फिर से इसको घुमा के पूछा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट, तो आपको अब तक ये तो एकदम क्लियर हो ही गया होगा, याद भी हो गया होगा। ES 3 है, ये भी HTET में 2019 में आया हुआ है, B ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें कुछ और स्टैंडर्ड थे। ES 1 जो था ये भी कुछ कई दफा पूछा जाता है, तो इसको भी नोट करके रखें। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज संस्था अप्लाई कर रही है उनको डिस्क्लोज भी करे कि हमने कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया है अकाउंटिंग तैयार करते समय। ES 4 कंटेंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट से रिलेटेड है। ES 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे, तो जो जो पूछे गए कम से कम उनको जरूर याद कर लें, और बाकी धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बाकी लिस्ट में से देखेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स टू अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ये भी पूछा जाता है अक्सर, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन AS 10। हालांकि AS 10 अब रिवाइज हो चुका है और इसका नाम भी बदल चुका है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। और यहाँ पे आप देखें AS 3 तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बार बार आ ही रहा है। AS 10 का जो रिवाइज नाम है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS 10 जो पहले फिक्स्ड एसेट था उसकी जगह ये बदल करके नया नाम इसका हो चुका है। और AS 14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS 3। तो फिर से ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट सी इसका सही जवाब है। ये UGC नेट में आया हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको पढ़ें, ट्राई करें कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। इसका सही जवाब है जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। दरअसल स्टैंडर्ड के पीछे भावना ये रहती है, क्योंकि अकाउंटिंग की एक बेसिक फीचर होती है इसमें बायसनेस संभव है। बायसनेस क्यों संभव है? क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो गैप्स के आधार पे होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पे होती है। लेकिन अकाउंटिंग कोई ये बाकी साइंस की तरह फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, लोगों के अपने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे गैप्स बने हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बने हैं वो भी लोगों के ऑब्जर्वेशन के बेस पे बने हैं। तो है क्या कि इनमें एकदम कोई रिजिडिटी नहीं है। अब अकाउंटिंग में इसलिए डाइवर्स प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं जिससे वो विश्वसनीय नहीं रह जाती है अगर सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे। तो कुछ ऐसे खास एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज के द्वारा जिनमें ज्यादा वेरिएशंस मिलता है और जिनको एक जैसा बनाए जाने की जरूरत है। तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया जाता है ताकि अब वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे हार्मोनाइजेशन आता है अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में। ये सी इसमें करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मीन्ड फॉर। तो AS 6 पूछा गया है फिर से और AS 6 है रिलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, हालांकि ये AS 6 अब समाप्त हो चुका है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन ये विड्रॉ किया जा चुका है और इससे रिलेटेड जो मसले हैं वो AS 10 में चले जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो कि फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड था, अभी वो प्रॉपर्टी के नाम से नया नाम इसका अभी बताया, तो उसमें अब ये शामिल हो चुके हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मसले। नेक्स्ट देखेंगे मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये UGC नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप चेक करेंगे कि कौन सा किसके साथ मेल खाता है। तकरीबन इनमें से जैसे AS 3 आ ही चुका है, AS 6 आ ही चुका है, AS 10 भी आ चुका है, तो अब तक ये याद हो गया होगा। AS 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, आप ट्राई करें अपने से। AS 6 है, ये आपको याद होगा, अभी अभी बताया ही था, ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। और AS 10 जो है ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, हालांकि इसका नाम अब बदल चुका है। AS 21 जो है वो है अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनीज होती हैं, तो होल्डिंग कंपनीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं अपनी सब्सिडरीज के अकाउंट को। ये टॉपिक भी अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज के अकाउंट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बार बार पूछा जाता है, कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। खासतौर पे अकाउंटिंग में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ाते हैं ज्यादा या पढ़ते हैं क्लासेस में वही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट था, हालांकि वो मैच कर लिए थे, यहाँ पे सीधे दिख भी रहे हैं। AS 6 डेप्रिसिएशन, AS 3 कैश फ्लो, AS 10 फिक्स्ड एसेट और AS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ASB कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी 1977 में। ये भी आया हुआ है UGC नेट में। नेक्स्ट है
और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का इस वीडियो का, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो फिर से इनको मैच करना है। अब ये यहाँ पे यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें इंड एएस पूछा गया है, लेकिन इसमें भी देखो आप ध्यान देंगे तो इनकम टैक्स से रिलेटेड पहले भी पूछे गए हैं, लीज से रिलेटेड पहले भी पूछे गए हैं, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड पहले से, हालांकि अभी कोई क्वेश्चन नहीं था हमारे इसमें, लेकिन इसके ऊपर भी एएस पूछा जाता है। इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड एएस है 26, एएस 26, ये भी जरूर नोट करके रखें, ये भी कई दफा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके ऊपर पूछा गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो पहले फिक्स्ड एसेट था ये भी पूछा जाता रहा है, तो वही इंड एएस भी पूछा है। इसलिए जो स्टैंडर्ड अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड इंड एएस भी आप नोट कर लेंगे। इसमें इंड एएस की मैंने लिस्ट दी है, वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप उसमें अभी शामिल नहीं हुए हैं तो शामिल हो जाएं, उसका मैं लिंक इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप फॉर टीचर्स को आप ज्वाइन करें, टीचर प्रेपरेशन को, तो उसमें ये आपको सारी फाइल मिलती रहेंगी, पूरी पीडीएफ उसमें मिल जाएगी विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए इनको आप मैच करें, आप मैच कर सकते हैं। हालांकि इंड एएस क्योंकि अभी तक नहीं पढ़े होंगे, देखिए इंड एएस जो है 16 ये रिलेटेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड। इंड एएस 38 ये इंड एएस, ये जो पहले एएस 26 था उसकी जगह बना है, ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। और इंड एएस 17 ये लीजिंग से रिलेटेड है, लीज पे जो एसेट दी जाती हैं, तो लीज पे भी पूछे जाते हैं अक्सर, स्टैंडर्ड लीज अकाउंटिंग होती है। इंड एएस 12 जो है ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये आज का डिस्कशन रहा हमारा। सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन था, आप मैच करके देख लेंगे उसको। ये जून 2019 में नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे इंड एएस की जो लिस्ट है वो दी है। इंड एएस में जो नेमिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वो उसी क्रम में है जिस क्रम में आईएफआरएस है। हालांकि आईएफआरएस पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आईएफआरएस अगर आप इंड एएस याद कर लोगे तो ये भी लगभग याद हो ही जाएंगे, ये सेम जैसा क्रम है इनका। खाली वहां पे आईएफआरएस लिखा है, यहाँ पे हमने इंड एएस लिखा हुआ है। तो इंड एएस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएएस, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरी, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं, या आईसीएआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे आपको सारे स्टैंडर्ड्स वहां पे मिल जाएंगे। ये भी इंड एएस है, ये नेमिंग उसी फॉर्म में है जैसे आईएफआरएस की है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा ज्यादा कहना रहेगा कि शुरू में क्योंकि इतनी आसानी से याद होते नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे जोर मारने की बजाय क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा पूछे कौन कौन से जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप अपने कमेंट्स जरूर रखें, अच्छा लगा वीडियो तो अच्छा उसको जरूर लाइक करें, बताएं, और अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उसको इश्यू को भी लिख के मैं डेफिनेटली उस पर